नमस्कार जी, मैं डाइटिशियन रीना शर्मा मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜਕੱਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਤਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो डॉक्टर साहब शुगर हुंदा की है? साडे पेशेंट्स अजी जानना चाहते हैं शुगर किस नूं कहने हैं, शुगर दी बीमारी की हुंदी है? जैसे मैडम ने कहा है कि शुगर की बीमारी जो है महामारी का रूप धारण कर चुकी है हमारे देश में, और साढ़े पंजाब में बहुत कॉमन डिजीज़ है शुगर की बीमारी। आम लोगों को यही कन्फ्यूजन है, ये शुगर की बीमारी होती क्या है। शुगर की बीमारी को हिंदी में हम मधुमेह की बीमारी बोलते हैं और इंग्लिश में हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। खून में शुगर की मात्रा एक लेवल तक नॉर्मल होना चाहिए, और जब ये लेवल क्रॉस कर जाता है इसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग या शुगर की बीमारी मीन्स जब खून में शुगर का लेवल एक लिमिट तक नॉर्मल होता है। लेवल क्रॉस करने के बाद जब खून में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए उसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं खून में शुगर बढ़ गया, खून में शुगर हो गया, खून में शुगर हो गया। शुगर चाहिए ब्लड में, वो ज़रूरी है ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, बट लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। लिमिट तक भगवान ने, रब ने, खुदा ने एक लेवल तक नॉर्मल होना चाहिए, बट लेवल से ज़्यादा शुगर की बीमारी होती है। नॉर्मल शुगर का लेवल होना कितना चाहिए आपने? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। अलग अलग लैब अलग अलग लेवल्स लिखते हैं, बट जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें है कि निर्णय कालजे का शुगर, खाली पेट का शुगर, फास्टिंग शुगर जिसको हम बोलते हैं। फास्टिंग कितना होना चाहिए? 8 आवर्स का फास्टिंग, 8 घंटे का फास्टिंग के बाद अगर हम फास्टिंग शुगर चेक करते हैं ये 100 से कम होना चाहिए, है ना। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 100 से कम होना चाहिए। अगर ये फास्टिंग शुगर 100 to 125 आ जाए, इसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ बोलते हैं, प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। उन पेशेंट्स को आगे डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो 100 to 125 इज़ प्री डायबिटीज़, और 126 या उससे ज़्यादा अगर है शुगर तो उन पेशेंट्स को हम डायबिटीज़ कैटेगरी में डालते हैं। एटलीस्ट 2 रिपोर्ट्स एबनॉर्मल होनी चाहिए, कभी एक शुगर लेवल को हम एबनॉर्मल नहीं मानते। तो फास्टिंग शुगर इतना होना चाहिए। दूसरा टेस्ट होते हैं जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। उन पेशेंट्स को हम 75 ग्राम्स ग्लूकोज, 75 ग्राम ग्लूकोज फास्टिंग में बुलाते हैं पेशेंट। पहले फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, फिर 75 ग्राम्स ग्लूकोज पिला के फिर 2 घंटे बाद वापस शुगर चेक करते हैं। अगर 140 to 199 शुगर आएगा, 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। और अगर 200 या उससे ज़्यादा शुगर है तो उसे उन पेशेंट्स को हम लेबल करते हैं डायबिटीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम किसी पेशेंट को लेबल करें डायबिटीज़, हमें क्राइटेरिया समझ आना चाहिए और प्रॉपर लैब से करवाना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को एक तीसरी कैटेगरी है कि नहीं कर सकता, फास्टिंग में शुगर चेक नहीं कर सकता या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं करा सकते, कभी का शुगर, रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा हो और पेशेंट को सिम्टम्स हो डायबिटीज़ के, जो आम सिम्टम्स, आम लक्षण बोलते हैं, पेशाब ज़्यादा लगना, मुंह सूखना, प्यास लगना, वज़न घटना, या 200 से ज़्यादा शुगर है साथ में, रैंडम शुगर जो कभी भी किया जा सकता है, उनको भी हम डायबिटीज़ कैटेगरी में डाल देते हैं। और एक नया टेस्ट जो है, कॉमन टेस्ट, बहुत एडवांस टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, HbA1c, वो भी आजकल कैटेगरी में डायबिटीज़ में हम यूज़ करते हैं। 3 मंथ्स का एवरेज शुगर एक टेस्ट है, बड़ी लैब से होता है, अच्छी लैब से करवाना चाहिए, स्टैंडर्ड लैब से करना चाहिए। 3 मंथ्स का एवरेज शुगर निकालता है, इसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स का एवरेज शुगर जो है 5.7% जो है परसेंटेज में टेस्ट आता है, उससे कम अगर होगा 5.7% तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। 5.7 to 6.4% एवरेज शुगर अगर है तो आप प्री डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में है, और अगर आपका 6.5% या उससे ज़्यादा है आप डायबिटीज़ कैटेगरी में। इनमें से कोई भी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है आप डायबिटीज़ कैटेगरी में या प्री डायबिटीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी टेस्ट अगर आप कराते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्री डायबिटीज़ में अगर डायग्नोज होता है तो पेशेंट, आधे लोग शुगर चेक नहीं कराते हैं। अगर हमारा डायबिटीज़ शुगर लेवल आता है या प्री डायबिटीज़ आता है, देखो हमें परेगा, हम ऐसे डर जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली अगर डायग्नोज होगा, आप प्री डायबिटीज़ में हैं, आप लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। लाइफस्टाइल मीन्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे, आप डायबिटीज़ होने से आप रोक सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है, टाइमली आप फॉलो करेंगे प्रॉपर लाइफस्टाइल को, आप डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हम आगे जाके वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे
उनसे बचेंगे। तो टाइमली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर लैब से टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेशेंट का फास्टिंग शुगर 110 आता है किसी लैब से, तो उसमें जो उनका जो रेंज है 110, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, वो नॉर्मल नहीं है, पेशेंट को प्री डायबिटीज़ में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है सर, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो पहले था कि हम डायबिटीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं। हमने डायबिटीज़ डायग्नोज कर दिया, अब किसी पेशेंट का डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया, मान लीजिए उनका शुगर अब 200, 250, 300, 400 रह रहा है। अब पेशेंट सोचता है मुझे भाई दवाइयाँ लेनी हैं, इंसुलिन लेना है, या मुझे फॉलो करना है प्रॉपर डाइट को, जो एक प्रॉपर डॉक्टर से वो एडवाइस किया जाता है, या डाइटिशियन आपसे कंसल्ट किया उन्होंने, प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, शुगर लेवल कितना रखूँगा मैं। नॉर्मल पर्सन जो है, जो हेल्दी पर्सन है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनका टारगेट्स लेवल्स अलग हैं शुगर डायग्नोज करने के लिए। वो यहाँ भी कन्फ्यूजन है, लैब के टेस्ट अलग हैं, पर जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके टारगेट्स अलग हैं। तो अगर फास्टिंग शुगर एक डायबिटीज़ पेशेंट को कितना रखना चाहिए डिपेंड करता है कौन सा टेस्ट करा रहा है। और लैब से अगर वीनस ब्लड शुगर से करा रहा है, वीनस, तो वो वीनस प्लाज्मा ब्लड शुगर अगर रखना चाहेंगे वो तो 80 to 120 रखते हैं, और खाने के 2 घंटे बाद अगर वो रखना चाहेंगे 160 से नीचे रखना चाहेंगे, 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट इतना बार बार शुगर चेक करना लैब से पॉसिबल नहीं है। बेटर है सब पेशेंट्स अपना एक प्रॉपर ग्लूकोमीटर रखें। नए ग्लूकोमीटर्स प्रॉपर कैलिब्रेटेड अगर हैं तो प्लाज्मा ब्लड शुगर करते हैं, प्लाज्मा ब्लड शुगर चेक करते हैं। तो प्लाज्मा शुगर्स जो होने चाहिए, जो नए ग्लूकोमीटर्स यूज़ करेंगे, अगर हम टारगेट्स बताएंगे उनके, जो हमारे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन गाइडलाइंस के टारगेट्स हैं, फास्टिंग शुगर 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। खाने के 2 घंटे बाद, खाना जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम नोट करिए, उसके 2 घंटे बाद लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मीन्स डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको लैब में जो रेंज है उनको नहीं देखना है, उनके लिए कंट्रोल के टारगेट्स अलग हैं। वो जो रेंज है वो डायग्नोज करने के लिए, डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए। बट कन्फ्यूजन यह पेशेंट वो देखता है कि मेरी लैब की रिपोर्ट्स में तो यहाँ इतना लिखा है, मुझे शुगर उतना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के टारगेट्स डिफरेंट है। उनको खाली पेट, अगर वो कैपिलरी ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिलरी ब्लड शुगर या जो ग्लूकोमीटर रीडिंग्स है 90 to 130 फास्टिंग ब्लड शुगर रखना है, और 2 आवर पोस्ट मील, खाने के 2 घंटे बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है। और HbA1c जो उनका है, HbA1c लेस देन 7%। बट ये कंट्रोल जो है ये सारे पेशेंट्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, ये हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। यंग पेशेंट्स के लिए हम बेटर और स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यंग पेशेंट है, रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ है, हम चाहते हैं आगे इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है, फ्यूचर उनका बेस्ट रहे, कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनका कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और वही पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, किडनीज की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर ज़्यादा शुगर कम हो गया, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ओल्ड एज, एल्डरली पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, लिवर पेशेंट, जिनको लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पेशेंट टू पेशेंट ये टारगेट्स वेरी करते हैं, तो इसलिए ये कोई बुक में हमारे टारगेट्स हैं, हमारी कोई गाइडलाइंस हैं, तो ये फिक्स नहीं है हर किसी पेशेंट के लिए, तो हमें थोड़ा चेंज करने पड़ते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो कुछ हमने देखा है, तो कभी कभी हम ओल्ड एज एल्डरली पेशेंट घर में होते हैं, उनको ये टारगेट अचीव करने के लिए उनकी बार बार हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन हो जाते हैं, तो उस वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, लाइफ स्पैन कम होता है, अटैक्स ज़्यादा आते हैं, फॉल ज़्यादा होते हैं, अनकॉन्शियस बार बार पेशेंट होता है, उससे रिस्क ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये जो इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, पेशेंट पेशेंट टारगेट्स चेंज हो जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट। बट सर काफ़ी पेशेंट तो सोचते हैं कि हाँ 400 शुगर साਡਾ ज़्यादा माड़ा है, अगर 100 रहेगा, 80 रहेगा या कट हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है, उसके बारे तुसी की कहना चाहोगे? मैंने कहा कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हाई शुगर एकदम प्रॉब्लम नहीं करता, बट ज़्यादा लो शुगर से, अगर पेशेंट 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ज़्यादा लो शुगर एकदम हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। आई टोल्ड यू, कभी कभी ज़्यादा शुगर होने से पेशेंट, एल्डरली पेशेंट को फॉल्स हो सकते हैं, हेड इंजरीज हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कार्डिक एरिथमियाज जो हो सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। क्योंकि हमारा जो अलग इस पर हाइपोग्लाइसीमिया पे हमारा अलग से एक वीडियो आने वाला है, तो हम उसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा टारगेट।
हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया या ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं ना, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा होना चाहिए ना हाई शुगर रखना चाहिए, मिक्सड हुई शुगर चाहिए। ठीक है सर, काफ़ी पेशेंट ये सोचते हैं कि प्रेगनेंट लेडी ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ, क्या ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ है? टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही कुछ लोग कंसिडर करते हैं, कुछ लोग हमारे पास जो कॉमन मिथ्स हैं, भाई मुझे इंसुलिन लग रहा है, मैं बचपन से इंसुलिन लगा रहा हूँ तो मुझे टेबलेट्स क्यों नहीं यूज़ की गई, बाकी पेशेंट टेबलेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ और स्टेज ऑफ डायबिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो कॉमन डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, बट हम डिस्कस करेंगे कॉमन डायबिटीज़ जो है। जो कॉमन डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ है, और उसके बाद जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और गैस्टेशनल डायबिटीज़ जो कॉमनली प्रेगनेंसी में होता है, और सेकेंडरी डायबिटीज़ जो जिसमें पेनक्रियाज को किसी वजह से डैमेज होता है। और हमारे एरिया में इंडिया में आज अल्कोहल का यूज़ प्रचलन जो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, और उसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है उस वजह से। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में होता है, जुवेनाइल डायबिटीज़ पहले बोला जाता था टाइप 1 डायबिटीज़। उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी वजह से, जिसके बारे में एग्जैक्टली हमें पूरा नहीं पता नॉलेज, क्यों किस वजह से इंसुलिन बनाने की सेल जो पेनक्रियाज में है, जिनको बीटा सेल्स भी बोलते हैं, वो सारी ऑलमोस्ट मर जाती है, तो इंसुलिन अंदर से बनना बंद हो जाता है। तो इस वजह से शुगर एकदम से शूट करता है, फिर बच्चों में वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। तो जब हाई शुगर्स होंगे बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो पेशाब लगना, वेट लॉस, भूख लगना, तो एकदम से पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं। शुगर 500-600 क्रॉस करता है, तो उनमें इंसुलिन बिल्कुल ऑलमोस्ट बनना बंद हो जाता है। तो दैट देयर इज एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी इन टाइप 1 डायबिटीज़। तो देयर इज नो इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बॉडी, तो दे विल रिक्वायर इंसुलिन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, एंड इंसुलिन लाइफ लॉन्ग उनको देना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कॉमन डायबिटीज़ मैंने बोला, उनमें मेन प्रॉब्लम इज इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या है कि उनके पास जो ओबेसिटी है, जो फैट है बॉडी में, वो कुछ एब्डोमिनल एडिपोसिटी है। हमारे इंडियन सिनेरियो देखेंगे आप, जो पेट के अंदर ओबेसिटी है, जो विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, तो लिवर के आसपास ओबेसिटी है, पेट के अंदर ओबेसिटी है, दिस इज डेंजरस फैट। इसमें इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन काम नहीं प्रॉपरली कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से बीटा सेल जो इंसुलिन बनाने की सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो इनिशियली इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, बट इस वजह से बीटा सेल इंसुलिन बनाने की सेल्स पे लोड पड़ता है, तो वो मरना स्टार्ट हो जाती। तो टाइम के साथ साथ इंसुलिन बनाने की सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती, कम हो जाती। फिर 50-60% इंसुलिन बनाने की सेल्स मरने के बाद उन पेशेंट में शुगर बढ़ता है। तो देयर आर 2 मेन डिफेक्ट्स, और भी डिफेक्ट्स होता है। तो इंसुलिन बनाने की सेल्स कम हो जाती है और इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो दैट मीन्स ये 2 कोर डिफेक्ट्स हैं, और भी डिफेक्ट्स हैं। अब हम और रिसर्च होने के बाद पता चला और भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हम टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसुलिन का एक्शन बढ़ जाता है, और इंसुलिन भी बीटा सेल से निकाल देते हैं। तो विद टाइम अगर इंसुलिन बनाने की सेल्स भी कम हो जाती है, विद टाइम, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इंसुलिन बनाने की सेल्स कम हो जाती है। एक स्टेज ऐसा आता है कि इनमें भी इंसुलिन बनाने की सेल्स इतनी कम हो जाती है, टेबलेट्स का एक्शन वीक हो जाता है, इनमें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज़। थर्ड इज गेस्टेशनल प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स ऐसे निकल जाते हैं जिस वजह से शुगर बढ़ता है। दिस इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये टेम्पररी ज़्यादातर होता है, आफ्टर डिलीवरी शुगर्स नॉर्मल होते हैं। बट प्रेगनेंसी में हमें इंसुलिन ही इस्तेमाल करना है, वो नेचुरल इंसुलिन है, टेबलेट्स इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादातर, ये सेफ नहीं होता। और सेकेंडरी डायबिटीज़ में अगर किसी वजह से पेनक्रियाज डैमेज हो गया, अल्कोहल की वजह से पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आ गई, डैमेज हो गया, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, बार बार पेनक्रियाज में अटैक्स आना स्टार्ट हो गया क्योंकि अल्कोहल हमने बंद नहीं किया, या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थी, हमने गॉल ब्लैडर का सर्जरी नहीं कराई, स्टोन आगे बढ़ने की वजह से उसे पेनक्रियाटाइटिस का अटैक हुआ बार बार, तो वो उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। कॉमन डायबिटीज़ ये है। तो टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में आज पहले होता था, आजकल ये लेट स्टेज में भी होता है एडल्ट्स में, उसको हम लाडा बोलते हैं, लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। तो अगर हमारे पास कोई 30 साल 40-45 साल का कोई एडल्ट आता है, बट थिन लीन है, शुगर्स हाई है 400-500,
थिन लीन है और शुगर हाई है, वेट लॉस हुआ है, टेबलेट्स वर्क नहीं कर रही, हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ लेट एज में, तो उनको हम बोलते हैं आप टेबलेट्स नहीं, आपको वो क्या मेरे 3-4 मंथ्स का ही डायबिटीज़ है, 1 साल का डायबिटीज़ है, टेबलेट्स काम नहीं कर रही है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। बट पेशेंट नहीं समझ पाता हो कि मुझे इंसुलिन की क्यों रिक्वायरमेंट है, मेरे तो टाइप 2 डायबिटीज़ होना चाहिए, मैं तो 45 ईयर्स में डायबिटीज़ हुआ है। फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ये टाइप 1 डायबिटीज़ लेट एज में आपका हुआ है, हमने टेस्ट करवाया, आपका सी पेप्टाइड एक टेस्ट है, वो बताता है इंसुलिन बन नहीं रहा है आपकी बॉडी में, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ इस एज में भी हो सकता है, इसको लाडा बोलते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट किस्म का टाइप 1 डायबिटीज़ लेट एज में भी हो सकता है, एडल्ट पॉपुलेशन में भी हो सकता है, तो उनमें भी इंसुलिन उसी टाइम देना पड़ेगा, शुरुआत में ही देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, तो टाइप क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी बेसिस पे डिपेंड करता है। तो वो लाडा पेशेंट को अगर हम टेबलेट्स देते रहेंगे, वो टेबलेट्स वर्क नहीं करेगी, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होगी, और लाडा पेशेंट में भी इस हाई शुगर में कीटोन जो एसिड बनता है, जहर बनता है, जो बच्चों में बनता है, उसी पेशेंट में एसिडोसिस होने की वजह से फिर आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा और रिस्क है लाइफ को भी, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पेशेंट को कौन सा टाइप ऑफ डायबिटीज़ है क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉपर डॉक्टर से सलाह मशवरा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट। एंड सर जिਵੇਂ काफ़ी पेशेंट कहने कि साਡਾ 400 शुगर रह रहा है, 500 शुगर रह रहा है, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, क्या ਸਾਨੂੰ ट्रीटमेंट ਦੀ ਲੋੜ है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रीटमेंट ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ हैं जो कॉमन ਅਸੀਂ समझते हैं कॉमन लोग ਜਿਹੜੇ मासेस नो सिम्टम्स हम बताते हैं शुगर के, पेशाब ज़्यादा लगना, वज़न घटना, भूख लगना, प्यास लगना, है ना, जो कॉमन सिम्टम्स उसी बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, मुन्ना भाई MBBS में जड़े सिम्टम्स वो उसमें भी बताए गए ना डायबिटीज़ के, ये सारे पेशेंट्स में नहीं होते, जड़े ये सारे सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर होते हैं और हाई शुगर में होते हैं, और एक शुगर लेवल कभी ज़्यादा आ जाए तो उसमें ये सिम्टम्स नहीं आते। परसिस्टेंटली अगर हाई शुगर रहे पेशेंट को 400, 500 या 300, तब ये सिम्टम्स आते हैं, पेशाब ज़्यादा लगना, भूख लगना, प्यास लगना, वजन घटना, पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा 300-400 शुगर है, मेरे कोई तकलीफ तो है नहीं, मेरी रिपोर्ट ही गलत है, मेरे कोई तकलीफ तो है, तो ऐसा हो सकता है। तो 1-2 रीडिंग ज़्यादा होने से कोई सिम्टम्स नहीं होते। परसिस्टेंटली हाई शुगर हो, ज़्यादातर टाइप 1 में ऐसा होता है, तो टाइप 2 में ऐसा नहीं होता। कुछ पेशेंट में 200-250 शुगर रहता है और परसिस्टेंटली हाई रहता है, उनमें सिम्टम्स नहीं आते, तो 50% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ में एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ रहती है, ये साइलेंट डिजीज़ रहती है, और पेशेंट को 10 साल के बाद डायग्नोज होता है, 8 साल के बाद डायग्नोज होता है, 5 साल के बाद डायग्नोज होता है, और 5 साल के बाद डायग्नोज जब होता है ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आप ओबीस हैं, आपका पेट पे बहुत ज़्यादा फैट है, आपका वेट ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, और आपका पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा है, आप वॉक नहीं करते, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो बेटर है आप अपना शुगर चेक कराइए, साल में एक बार कराइए, सो दैट टाइमली डायग्नोज हो। आप वेट मत करिए कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस कैटेगरी में अगर हम देखें, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो, या मेंटल स्ट्रेस हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए, इसमें तो ऑलमोस्ट हर कोई इंडियन कैटेगरी में फिट बैठता है। एथनिसिटी तो है ही हमारी, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है ही हमारा, तो इसमें सब कैटेगरी में फिट बैठते हैं। मैं अपनी कैटेगरी लूँगा तो मेरे दोनों मदर फादर डायबिटिक है, तो मुझे हर साल में फास्टिंग शुगर चेक कराने, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग ना। एक फास्टिंग शुगर डज नॉट कॉस्ट मोर देन 20 रुपीज़, 20 रुपये दिन मैं फास्टिंग शुगर चेक कराऊंगा। अगर मेरा फास्टिंग शुगर 101-125 आता है, तो दैट मीन्स प्री डायबिटीज़ में आ गया हूँ, तो मैं लाइफस्टाइल पे अमल कर सकता हूँ। वैसे लाइफस्टाइल पे तो सबको ही अमल करना चाहिए, हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मकसद एक ही है कि आप अपने प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, रेगुलर चेकअप कराइए अपने शुगर का, और डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट करिए। अगर डायबिटीज़ है तो टाइमली डायग्नोज करिए। अब आप वेट करेंगे सिम्टम्स का, अगर सिम्टम्स सब में नहीं आते, थोड़ा सा शुगर अगर 200-250 है तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते, ज़्यादातर 100 में से 50% को नहीं सिम्टम्स आते टाइप 2 डायबिटीज़ में। जेडे कॉमन सिम्टम्स हैं वो हाई शुगर्स पे आते हैं और परसिस्टेंटली हाई शुगर पे होते हैं। रूटीन नॉर्मल शुगर पे थोड़ा बहुत शुगर ज़्यादा होने पे सिम्टम्स नहीं होते हैं, और इसी वजह से पेशेंट एडवांस स्टेज में जब कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, और जब उनकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इट बिकम्स अ वेरी कॉस्टली डिजीज़, और मल्टीपल ड्रग्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन भी लेना पड़ता है, और पेशेंट तब सब चीज़ों पे अमल भी करता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेगुलर चेकअप के लिए भी आना पड़ता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा दवाइयों पे भी अमल करता है, पर सारी चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती।
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ मिलना, तो ਕੀ नुकसान हो सकते हैं एक पेशेंट? मैं अगर कहना चाहूँगा तो अगर आप देखेंगे राइट फ्रॉम हेड टू टो, इट इन्वॉल्व्स ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, सारे शरीर के ऑर्गन्स पे असर करता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं सर हमारे तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, वो भी हो सकता है डायबिटीज़ से। ब्रेन पे अदरंग होने का खतरा, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, उसका होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लाइंडनेस, आँखों की रोशनी जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आँखों का पर्दा, तो रेटिना जो है उस पर ब्लीड हो सकता है, पर्दा हट सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। पर्दा हट गया तो फिर रेटिनल डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं। तो साल में एक बार आँखों का पर्दे का चेकअप अपने आई वाले डॉक्टर से कराना ज़रूरी है। टाइमली अगर कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगी तो टाइमली इंटरवीन करना ज़रूरी है। डेंटल प्रॉब्लम्स आती है इसमें, मसूड़ों में पस बनना, इन्फेक्शन होना, टाइम से पहले दांत बाहर आ जाने, देखें कि कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो डेंटल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें साइलेंट अटैक आता है, सब लोगों को पेन नहीं होता है, जैसे पिस्तौल हो जाती है, हार्ट की नसें वीक हो जाती है, तो 100 में 80% लोगों को क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता, तो वो वेट करते हैं हमें पेन ही, हम कार्डियक चेकअप के लिए एडवाइस करते हैं कुछ पेशेंट्स में, हाई रिस्क पेशेंट्स में। तो सब हमें तो पेन है नहीं, तो हम हार्ट का प्रॉब्लम चेकअप क्यों कराएंगे? तो 100 में 80% लोगों को हार्ट की नसें स्टोन होती, साइलेंट अटैक आता है, इससे बिग इशू, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। किडनी फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। साल में एक बार यूरिन में प्रोटीन का चेक होना चाहिए। यूरिन में इन्फेक्शन रहना और यूरिन की जगह इचिंग, खारिश होना लेडीज़ में कॉमन सिम्टम, पहला सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ में, वो लेडी डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, और बट ये सिम्टम पहला शुगर का, हाई शुगर का हो सकता है। मेल्स में भी, मर्दों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराते हैं, बट ये डायबिटीज़ का पहला सिम्टम हो सकता है। पैरों की नसों पे प्रॉब्लम्स होना, ब्लड फ्लो कम होना, पैरों में ज़ख्म होना, ज़ख्मों का न भरना, फोडेफिंसियाँ होना, स्किन की प्रॉब्लम्स होना, और कभी कभी पैर में छोटा सा छाला होकर सड़न चालू होना, गैंग्रीन होना, कालापन आना घुटनों में, और पैर कटने की नौबत भी आना। तो ये किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ता अगर टाइमली हम ट्रीट नहीं करें, इंटरवीन नहीं करें, शुगर्स को कंट्रोल नहीं करें, साल में एक बार रेगुलर चेकअप नहीं कराएं, फुट का केयर नहीं करें, पैरों का केयर करना, बॉडी का केयर करना, रेगुलर चेकअप कराना, डाइट को फॉलो नहीं करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है, सारी कॉम्प्लिकेशन इससे बढ़ जाती हैं। और डायबिटीज़ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का भी बढ़ने का, डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, वो भी रिस्क बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ पेशेंट्स में कोमॉर्बिड हाइपोथायराइड, थायराइड चेकअप भी होना चाहिए वंस इन अ वाइल ना, चेकअप उसका भी, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंड्रोम है डायबिटीज़, खाली शुगर 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 की बीमारी हम बोलते हैं, बट दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ होल बॉडी सिस्टम, एक सिंड्रोम है। तो प्रॉपरली अगर चेकअप होना चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी चेकअप थोड़ा होना चाहिए, सब पे नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, तो जिमें कि आज डॉक्टर सुशील कोतरू ने ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी जानकारी दी कि शुगर ਨਾਲ नुकसान की हो सकते हैं, शुगर के टारगेट्स की होने चाहिए हैं, शुगर का पता किमें चलता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर सुशील कोतरू का धन्यवाद करना चाहांगी। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।